अभी ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ है ये जहाँ तक मुझे याद आता है कि कभी ऐसा इससे पहले ऐसा इनिशिएटिव नहीं हुआ है कि पूरे भारत से हर वर्ग के मतलब महिलाओं को स्टूडेंट से लेके एडमिशन तक और अलग अलग मुद्दों के ऊपर बात ये पहली बार ऐसा देख रहे हैं। तो आप इस कॉन्फ्रेंस को कैसे देखते हैं, कैसा लगा आपको, आपका तजुर्बा क्या रहा इसमें? दरअसल वैसे होता तो यही है कि जैसे अगर दलित लिटरेचर पर रखना है तो वो दलित लिटरेचर पर ही होता है, या अगर लैंड राइट पर रखना है तो लैंड राइट पर ही होता है। तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि जो इस तरह से बहुत तरह के लोग इकट्ठा हुए जो लैंड राइट पे काम कर रहे हैं, या जो एक्टिविस्ट हैं, जो राइटर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जिसमें सब तरह के लोग इकट्ठा हुए। और जो इकट्ठा होने से जो चर्चाएं हुई, जो बातचीत हुई, जो ऊर्जा जो इकट्ठी हुई सब लोगों की, और ये बहुत एक अच्छा अनुभव है कि जिसमें बहुत एक मैं कहूँगी कि गांव के एक्टिविस्ट से लेकर के और एकदम जो IIT में पढ़ाने वाले लोग हैं वहाँ तक लोगों ने शिरकत की है। और एक बहुत अच्छा अनुभव था, मेरे लिए तो बहुत अच्छा था, क्योंकि अक्सर हम जो है ये ऐसे मौके कम हैं हमारे पास कि जब हम लोग, और जो मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है वो एक्टिविज्म के तरीके से अब नहीं हो पाती है। तो उसमें महज पर्चा पढ़ना या प्रोजेक्ट लिखना या वो ये सब रह गया। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी एक्टिविज्म के तरीके से जो ये हुआ मीटिंग, बहुत उसका मतलब बहुत तरह के लोग एक दूसरे से जुड़े। और जैसे ये कैंपस है, टिस का कैंपस है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आए, बहुत सारे लेक्चरर्स आए, बहुत सारे पूरे भारत से आता है। तो बहुत अच्छा और पावरफुल ये मीटिंग मुझे लगी इस संदर्भ में। आपने अपने लिटरेचर के पर्सपेक्टिव में, लिटरेचर के ऊपर आपका पूरा सेशन रहा। आप खुद एक कवि हैं, चिंतक हैं, और आलोचना पे भी आपका काम है। तो यहाँ पे आपके इस सेशन को जब आप मॉडरेट भी कर रही थी, आपको कौन कौन से मसले नज़र आते हैं जो इस सेशन से जो उभर के सामने आए? बेसिकली ये जो सेशन था, दो चीज़ें इसमें बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें उभर के आई। एक तो महिला लेखन, और महिला लेखन भी पूरे भारत के संदर्भ में, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो नज़र आई कि जो महिला लेखन है उसको वो जो है वो क्या चीज़ फेस कर रहा है और किस तरीके से वो निकल के आ रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारा अभी तक जो लिटरेचर में बात होती है वो यूनिवर्सिटी में होती है, या साहित्य अकादमी हो गई, या उस तरह हो गई। लेकिन उसमें भी एक छोटा सा कोना जो है वो लिटरेचर, दलित लिटरेचर के लिए रख दिया जाता है, लास्ट में रख दिया जाता है। ये मैं कई बार खुद भी जाती हूँ साहित्य अकादमी के प्रोग्राम में, और लास्ट में मैंने पिछली बार आवाज़ भी रेज की थी कि ये क्या तरीका है कि तुम दलितों को एक कोना दे देते हो, फिर उसमें जो है वो लास्ट में सेशन रखते हो। आपकी जो कोशिश है वो तब भी नाकाम हो जाती है क्योंकि दलित लिटरेचर वाला हाउसफुल जाता है, लास्ट में रख के भी वो हाउसफुल जाता है। तो पिछली बार उन्होंने कहा कि अच्छा हम इस बात को देखेंगे कि अगर आपको ऐसा लगता है। तो यहाँ पर मुझे ये तो जैसे कि पहला ही सेशन था ये, और अब दलित लिटरेचर जो है उसने बहुत अपनी जगह बनाई है। तो लोगों को बहुत इंटरेस्ट है कि क्या लिखा जा रहा है, कैसे लिखा जा रहा है। जैसे मैं अगर उदाहरण दूँ निर्मला पुतुल की कविताओं का, तो बहुत पैनी कविता है वो, और मैं समझती हूँ कि वो जितना पैनापन उसकी कविताओं में, और भी मैं कवित्रियों की कविताएं पढ़ती हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि वो क्या लिख रही है। एक तो उनके जो कुछ उपमान है, द्रौपदी है, सीता है, इससे वो उभर नहीं पाते हैं, द्रौपदी, सीता और कुंती और ये सब। लेकिन हमारी खासकर स्पेशली मैं दलित महिलाओं की कविताओं की बात करूँ, दलित आदिवासी महिलाएं इस तरह के उपमान को प्रयोग नहीं करती हैं, और इनफैक्ट वो इनके खिलाफ बोलती हैं। हमारा जो और उनका जो साहित्य है पूरा, वो जो संघर्ष कर रही हैं किसी भी स्तर पे, घर के स्तर पे या बाहर के स्तर पे, या जो आर्थिक शोषण को उनकी कविता, कहानियों और उनके हिस्से बन गए। तो यही कारण है कि जो दलित साहित्य है, जब कंपैरिजन करने बैठते हैं तो लोग दलित साहित्य को ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं, बजाय ये कि जो
जिस तरीके से दलित साहित्य में लोगों की रुचि जागी है वो ऐसे ही नहीं जागी है। तो दलित साहित्य इतना सुंदर, इतना अच्छा लिखा जा रहा है कि लोगों के हाथ से छूटता नहीं है वो। मतलब ये एक तरह का जो मिथ फैलाया जाता है कि दलित साहित्य की में पावरफुल नहीं, वो झूठा है। महिलाओं के संदर्भ में तो बिल्कुल झूठा है, क्योंकि जो बाउंड्री पार करके अब महिला साहित्य जो आ रहा है, चाहे वो तेलुगु का हो, चाहे वो तमिल का हो, चाहे किसी का भी हो, लेकिन बहुत पावरफुल साहित्य है और उसके अपना एक पाठक वर्ग है, उसका प्रशंसक वर्ग एक भी बहुत है। एक और बात में जो मेरे को महत्वपूर्ण लगती है वो ये कि जो दलित महिला राइटर्स लिख रहे हैं या जो दलित राइटर, खासकर मैं महिला पे इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा विरोध के बाद बड़े निखर के आ रहा है। और उसमें एक बात है कि जो उनको मौके बहुत कम है छपने के। जैसे जो मेन स्ट्रीम की सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम की पत्रिकाएं हैं, उसमें जो महिलाओं का अगर आप रेशो उठा के देखो तो अगर 10 गैर दलित महिलाएं होंगी तो 1 दलित महिला होगी, और वो भी जो है वो एक नाम करने के लिए उसको शामिल किया जाता है कि भाई लोग हम पे आरोप ना लगाएं कि इसमें दलित महिला तो शामिल हुई नहीं, तो वो एक महिला को शामिल कर लेते हैं और ये सोचते हैं। दूसरी बात है कि ये भी एक बड़ी बात है कि जो दलित राइटर्स लिख रहे हैं, दलित आदिवासी, वो एक लंबे संघर्ष के बाद लोगों तक पहुंच पाए हैं। लेकिन जो गैर दलित समाज के जो साहित्यकार हैं वो एक कहानी लिख के सब जगह छा जाते हैं, एक पत्रिका में कहानी लिखते हैं और वो रातों रात चर्चित हो जाते हैं कि वो मेन स्ट्रीम के राइटर हो गए हैं। तो इसमें भी तो अभी जैसे कि हमारा ये मानना है क्योंकि दलित राइटर्स, जो दलित महिला राइटर्स है, वो उस तरह का साहित्य लिख रहे हैं और अपने बलबूते पे लिख रहे हैं, इसलिए उनको टाइम लिख रहा है। और वो जो है उनकी जो दूसरी राइटिंग है वो एक मतलब दूसरों के कंधों पे चढ़ करके भी है, दूसरों की सुविधाएं लेकर के भी है, लेकिन दलित महिला राइटिंग अपना जो है अपने बलबूते स्वाभिमान के साथ आगे चल रही है और इसलिए उनके स्कैंडल भी नहीं आते हैं निकल करके। जी 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 जी, शायद यही एक वजह रही कि आपकी कि आपने यथा स्थिति से टकराते हुए दलित स्त्री से जुड़ी कविताएं, अभी जो आपकी किताब है जिसमें 65 कवि हैं, इससे पहले 32 युवा कहानीकारों को आपने 22 युवा कहानीकारों को कहानियों का संग्रह आपने एडिट किया था। तो क्या यही वजह रही कि मेन स्ट्रीम में छप नहीं रहे हैं, जबकि अपने पूरे अनुभव के साथ, अपनी पूरी शिद्दत के साथ वो लिखते हैं लेकिन नहीं छप पाते हैं? इन किताबों को लाने के पीछे आपकी क्या ये भी एक मानसिकता रही थी, और मानसिकता के अलावा और वो अन्य मानसिकताएं क्या थी आपकी? एक्चुअली इन किताबों के पीछे काम करने के 3-4 कारण थे। पहला कारण तो यह था कि जो हमारे यूथ राइटर्स हैं उनको कहीं मौका नहीं मिल रहा है, दलित राइटर्स को कहीं मौका नहीं मिल रहा है। दूसरा ये कि हम चाहते थे कि जो हमारा जो युवा पीढ़ी है वो जो दूसरी युवा पीढ़ी के साथ पैरेलल आकर के खड़ी हो जाए उसके साथ। और तीसरा जो मेन हमारा मकसद था वो ये कि हम साहित्य के माध्यम से जाति को तोड़ना चाहते थे, क्योंकि साहित्य में ही ज़्यादा गढ़ है। और जैसे कि पत्रिकाएं जो है वो गढ़ बनी हुई है, कोई किसी जाति का व्यक्ति चला रहा है, कोई किसी जाति का व्यक्ति चला रहा है, कोई किसी जाति का व्यक्ति चला रहा है, वहाँ उनके वर्चस्व है। और वहाँ पर जो है वो एक अलग तरह का जो क्या बोलेंगे कि जो जिसको चाहता है वो उसको छापता है, इस तरीके से खेमाबंदी। हाँ, खेमाबंदी है। तो और तीसरे ये बात, एक और इसका जो पर्पस था वो ये था कि दलित महिलाओं पे कभी भी सीरियस तरीके से बात नहीं होती है, ना उनके योगदान को लेके, ना उनकी उपलब्धियों को लेके, ना उनके संघर्षों को, ना मुद्दे को। तो हमारे सामने ये पर्पस था कि हम कैसे दलित महिलाओं की समस्याओं को मेन साहित्य के माध्यम से सबके सामने लाए। तो इसके लिए एक अच्छा तरीका था कि हम उन पर जो है फोकस करके कविता कहानियाँ लिखवाएं। और एक और जो इसके पीछे एक और मेन कारण ये था कि पिछले कुछ समय से 8-10 सालों से दलित महिलाओं पे बहुत आरोप लग रहे हैं कि वो बच्चलन होती हैं, वो मतलब वो जो है वो दूसरे आदमियों से संपर्क में रहती हैं, बहुत आज़ाद होती हैं, दूसरे लोगों से बच्चे पैदा करती हैं और अपने दलित पति से पलवाती हैं। और हैरानी की बात है कि इस तरह की बेबुनियाद और अनर्गल विचारधारा को
मेन स्ट्रीम के पेपर बड़े प्रमुखता से छापते हैं और कह के छापते हैं कि हम जो है एक समाज का प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। तो हमारा मानना था कि अगर मतलब ये तो बड़ा अजीब सा तरीका है कि जिस समाज में औरतें कमाने के लिए बाहर जाती हैं और पूरा शोषण झेलती है, घर में भी मार खाती हैं, बाहर भी मार खाती हैं, बाहर भी तरह तरह की कुरीतियों की शिकार है, उन पर इस तरह के आरोप जो लग रहे हैं, ये एक बहुत एक छोटा सा मतलब उसको पूरे महिलाओं के एक तरह से षड्यंत्र है कि दलित महिलाओं को लांछित किया जाए। तो इसके बरक्स एक पॉजिटिव काम करने के लिए हमने इसको ये अंक को लाने की कोशिश की। और पहला अंक आया जब 22 रचनाकार थे और उसमें बहुत लोगों ने हमसे सवाल किया कि भाई तुम जो है वो दलित साहित्य को क्या समझते हो कि गैर दलित भी क्यों लिखे दलित लोगों पर। तो हमारा मानना था कि देखिए प्रमाणित तो दलित राइटिंग है, लेकिन जो लोग लिखना चाहते हैं उनको मना नहीं कर सकते और वो लिखेंगे। और अगर कोई मुद्दे से जुड़ के राइटिंग करना चाहता है तो उसका वेलकम है। तो इसी को लेकर के हमने जो है वो पहला अंक निकाला, बहुत सक्सेस रहा, लोगों को बहुत पसंद आया। उसकी पहली कॉपी आउट ऑफ प्रिंट हो गई और SNTT कॉलेज में वो कोर्स में लग गया पहला अंक। अब दूसरा आया है 65 कवि है उसमें, और उसमें जाने माने कवि हैं, अल्पना मिश्रा, निर्मला पुतुल, अनुज लगुन को भी पुरस्कार भी मिला था, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार। और सब मतलब जिस उत्साह से हमारे दलित और गैर दलित युवा और युवतियों ने शिरकत की, ये कह के की कि हम मुद्दे के साथ हैं, ये सबसे ज्यादा खुशी की बात है। और 65 कवियों का 6 महीने में आना मायने रखता है। 6 महीने में पिछली बुक फेयर में हमारा पहला पार्ट आया था और इस बुक फेयर में हमारा दूसरा पार्ट आया और बहुत उत्साह है। लेकिन इस काम को बहुत जो सो कॉल्ड जो मेन स्ट्रीम है, जैसे अभी पिछली बार हर साल बुक रिव्यू होते हैं, जो बुक्स आती है, नई बुक्स आती हैं, तो ये हमारी जो पहली किताब थी वो पटल से गायब थी। हमारे पर आरोप भी लगे कि ये गफलत फैला रहे हैं दलित साहित्य में। और एक जो हमारे साहित्यकार है वो इसको, क्योंकि इसमें 2 संपादक हैं, एक बजरंग बिहारी तिवारी और एक मैं हूँ, तो बजरंग बिहारी तिवारी की वजह से जो है वो दलित साहित्य उसको अपना नहीं मानना चाहता और मेरी वजह से गैर दलित वाले इसको अपना नहीं मानना चाहते। तो ये जो किताब है इसका कहीं नाम नहीं आया, लेकिन इसके रिव्यू बहुत जगह छपे और लोगों ने बहुत इसको अप्रिशिएट किया। ये जो आपकी किताब है, मैं कविताएं पढ़ रहा था, मेरे हाथ पे आपकी किताब है। जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है सिर्फ उसी की बात नहीं है, हालांकि हर एक बुराई की जड़ों में आप कह सकते हैं कि वो विद्वान है, लेकिन इसमें लैंड राइट की भी बात है, लैंड से जुड़ी हुई मुद्दे हैं, जल जंगल जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं। और जो मॉडर्न अल्ट्रा मॉडर्न सोसाइटी या फिर मेट्रो सिटी है, वहाँ पे रहने वाले जो हैं वो उनके जो दलित आदिवासी रह रहे हैं उनके क्या अनुभव हैं, उनकी कविताएं हैं। तो जिसका कहना चाहिए कि इस पूरे कांग्रेस में जो हुआ है वो सारे विषय भी यहीं पे डिस्कस भी हुए हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही अनूठी बात है कि तो मेरा ये आपसे कहना है कि आज जो साहित्य जो रचा जा रहा है, क्या ये वाकई में एक संतुष्ट आप हैं इससे कि जो लिख रहे हैं, जो मुद्दे आ रहे हैं, जो नए कवि आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इतनी आर्टिकुलेशन काफ़ी है या अभी रास्ते और भी मतलब तय करने वाले पड़े हैं? अभी देखो, अभी तक जो साहित्य आ रहा था ना, वो जाति के जो उत्पीड़न है, केवल जाति के उत्पीड़न को लेके बहुत कुछ आ रहा था, जो कि उसकी एक ज़रूरत भी थी, आवश्यकता थी। कुछ साल ये ज़रूरी था कि हमने जो झेला, हमने मतलब जाति के नाम पे वो जरूरी है, लेकिन उसके साथ जो और मुद्दे थे, वो जल जंगल जमीन के सवाल या जो और समुदाय थे, चाहे वो मछुआरी कम्युनिटी हो, चाहे वो जो है वो डिनोटिफाइड ट्राइब हो, चाहे वो एक नट हो, चाहे वो मतलब बहुत बड़ा समुदाय, दलित समुदाय, तो उसकी बात जो थी ना वो मतलब नहीं आ रही थी उस तरीके से। और तो लेकिन वो आनी बहुत ज़रूरी है। लोगों का आर्थिक शोषण कैसे हो रहा है ये आना जरूरी है, लोगों का सामाजिक शोषण कैसे है। तो जाति के नाम पे उत्पीड़न के साथ हमें थोड़ा सा अपना दायरा बड़ा करना पड़ेगा, ताकि उसमें सारी जो जातियां, जैसे कि इस कांग्रेस में सवाल
उन्होंने उठाया डिनोटिफाइड ट्राइब ने कि हम कहाँ हैं, हम इंसान भी हैं कि नहीं हैं। तो हम ये कहते हैं कि कल को जो दलितों में भी दलित जातियाँ हैं उनका भी प्रतिनिधित्व है नहीं, साहित्य उनका प्रतिनिधित्व करेगा, करना चाहिए उसको। केवल जो है वो अब हमें 10 साल हो गए, 20 साल हो गए कहते कहते कि हम मतलब हमने जो झेला, लेकिन अब हमारी जो लड़ाई है वो और बड़े समूहों में, बड़े मुद्दों के साथ, बड़े सरोकारों के साथ और सबको लेकर के लड़ने की होगी, तभी साहित्य जो है वो एक सार्थक रूप दिखा पाएगा। अच्छा, ये जो एक बड़ा सवाल यहाँ पे ये भी है कि ये साहित्य में भी पूरा घर्षण का अभी दौर चल रहा है। जो वर्चस्ववादी जो साहित्य जो लिख चुके हैं उनसे वो उनको खींच के रखना, उनको अपने साथ में रखना उनकी मजबूरी भी है, लेकिन आज दलित मुद्दों पे बात करना भी उनकी मतलब वो भी उनकी मजबूरी है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग हैं, अशोक वाजपेयी जैसे, मुझे नाम लेने में कोई वो नहीं लगता है, जिन्होंने जैसे आपने शुरुआत में कहा कि जो उनके जो अलंकार हैं, उनकी उपमाएं हैं, उनमें बहुत सारे हिंदूवादी वो हैं जिनसे हमारा कहीं भी कोई एसोसिएशन नहीं है, बल्कि हमें उल्टा चिढ़ाने का ही काम करती हैं वो। तो उनका बहुत सारा तो ये जो बड़े पैमाने पे क्या आपको अभी लग रहा है कि जो दलित साहित्य आ रहा है उनको भी करारा एक जवाब देने में सक्षम है, क्योंकि वो हमारी कविताओं को तो या तो रुदन कह के कि सिर्फ रुदन है या फिर सिर्फ प्रतिक्रिया है तो ये खारिज करने का काम बहुत सालों से ये चलता आ रहा है और कभी प्रमुखता से उन्होंने लिया भी नहीं है। तो क्या कहीं हम जवाब देने में कामयाब हुए हैं? देखो, इसमें भी ना 2 तरह के लोग हैं। एक जो खारिज करते हैं, जिसमें नामवर सिंह मेन है। नामवर सिंह तो दलित साहित्य को खारिज करने पे लगे रहते हैं, और भी लोग हैं, लेकिन एक दूसरे तरह के लोग भी हैं जो दलित साहित्य को चाहते हैं कि वो आए और वो इसमें जुड़े भी हैं। तो लेकिन ये ज़रूर है कि ये एक भयंकर डिबेट हुई है और कुछ मुद्दों पे क्लैरिटी बनी है, जैसे कि दलित साहित्य कौन लिख सकता है, जैसे प्रामाणिकता का सवाल था, या सौंदर्य बोध क्या है, ब्राह्मणवादी सौंदर्य और दलित सौंदर्य क्या है, इस पर बहुत लंबी डिबेट चली है। तो ये सारी डिबेटें चली हैं और ये बहुत लंबी डिबेट चली और इसमें हम एक निष्कर्ष पे पहुंचे भी कि प्रामाणिक जो साहित्य होगा वो दलित साहित्यकार लिखेगा। नंबर 2, जो हमारे जो सौंदर्य के मानदंड है वो बिल्कुल विपरीत है, चाहे वो भाषा को लेके हो, चाहे शारीरिक सुंदरता को लेके हो, चाहे किसी को हम श्रम को सुंदर मानते हैं। वो अगर वो गोरेपन को या एक छरड़ी काया को सुंदर मानते तो हम मानते हैं श्रम सुंदर होता है। हमारे मानदंड अलग है, हमारी भाषा भी अलग है, लेकिन वो जो भाषा है वो चाहे कितना भी कहें, लेकिन कहने के बाद भी जिस तरीके से दलित साहित्य स्थापित हो रहा है, इसका मतलब है कि वो उसमें अपनी ताकत है, कितना भी रोको वो रुकने वाला नहीं है। उसकी भाषा में पैनापन है, धार है उसकी भाषा में, और ये इनसिक्योरिटी है कि अगर दलित साहित्य आएगा तो बहुत सारे लोग उस स्थान पे जो दलितों का स्थान घेर के बैठे उन्हें हटना पड़ेगा। लेकिन इसमें जिनको इनसिक्योरिटी है,